अब ये वाला क्वेश्चन देखो भाई, क्या क्या लिखा है। क्या लिखा है कि एक 5 मीटर लंबी सीढ़ी है, दीवार के सहारे खड़ी हुई है। मान लो कि ये दीवार है, ये धरती है, एक सीढ़ी है जो कि 5 मीटर लंबाई की है, दीवार के सहारे कुछ इस तरीके से खड़ी हुई है। ठीक है। अब हमसे बोला क्या है कि इस सीढ़ी को नीचे से 2 सेंटीमीटर पर सेकंड की रफ्तार से खींचा जाता है। अब इस सीढ़ी को अगर तुम यहाँ से खींचोगे ऐसे, किस रफ्तार से, 2 सेंटीमीटर पर सेकंड की रफ्तार से अगर तुम खींचोगे, तो ये जो आधार ये बढ़ेगा, और ऑब्वियसली बात है ये जो ऊंचाई है वो कम होगी, है ना। तो हमसे बोल रखा है कि इसका जो आधार है वो इस रफ्तार से बढ़ रहा है, और हमें ये बताना है कि इसकी जो ऊंचाई है वो किस रफ्तार से घट रही है। समझे? समझ रहे हो मेरी बात को? वापस समझो। हमसे ये बोला है कि ये जो सीढ़ी है ना, इसको पाँव से इस रफ्तार से खींचा जा रहा है, तो इसका आधार बढ़ेगा। तो हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है कि इसका जो आधार है, इसका जो बेस है, वो इस रफ्तार से बढ़ रहा है। हमें बताना है कि इसकी जो हाइट है वो किस रफ्तार से कम हो रही होगी, ये बताना है। ठीक है। कब? जब सीढ़ी के नीचे का सिरा दीवार से 4 मीटर दूर हो, यानी कि जब जो आधार है, ये जो आधार है जब 4 मीटर हो जाएगा ना, तो उस दौरान इसकी जो हाइट है वो किस रफ्तार से कम हो रही होगी, ये बताना है। ठीक है। आप ये मत समझेगा कि इसका आधार जब 4 मीटर हो जाएगा तो इसकी ऊंचाई क्या हो जाएगी। ऊंचाई नहीं बतानी है, हमें बताना है कि इसकी ऊंचाई किस रफ्तार से कम हो रही है, रफ्तार बतानी है, किस रफ्तार से कम हो रही है ये बताना बेटा। समझ में आ गई? इसकी ऊंचाई किस रफ्तार से कम हो रही है ये बताना है, ऊंचाई नहीं बतानी, इसकी ऊंचाई किस रफ्तार से कम हो रही है ये बतानी है ना। अब ऊंचाई किस रफ्तार से कम हो रही है ये बताने के लिए इसकी ऊंचाई तो बतानी ही पड़ेगी, तभी तो हम बता पाएंगे ना कि इसकी ऊंचाई किस रफ्तार से कम हो रही है। तो पहले इसकी ऊंचाई ज्ञात कर लेते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम लगा दो। पाइथागोरस थ्योरम से इसकी ऊंचाई क्या आ जाएगी, आपका आंसर 3 मीटर आ जाएगी। समझ रहे हैं? तो क्वेश्चन हमसे ये कहना चाह रहा है कि जब आधार 4 हो और ऊंचाई आपकी 3 हो, तो उस दौरान ऊंचाई जो है वो किस रफ्तार से कम हो रही होगी, ये बताओ। समझे? जब आधार 4 हो, ऊंचाई आपकी 3 हो, तो उस दौरान ऊंचाई जो है वो किस रफ्तार से कम हो रही होगी, ये बताना है। क्वेश्चन हमसे ये बोल रहा है। समझ में आ गई? तो क्या गिवन है और क्या हमें निकालना है, ये चीज़ समझ में आ गई। अब ये चीज़ कैसे निकालेंगे वो समझ लो आप। तो आपके आंसर पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे। कैसे? समझिए, बताते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय से देखो, पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलता है। पाइथागोरस प्रमेय बोलता है कि आधार का स्क्वायर जमा ऊंचाई का स्क्वायर बराबर होता है कर्ण का स्क्वायर। ये चीज़ बोलता है ना। ठीक है। अब देखो, मुझे बेस और हाइट ये तो हमें गिवन है बेसिकली। अगर हम देखें तो इनकी वैल्यू जो है ना, डी बी अपॉन डी टी डी एच अपॉन डी टी, इसकी वैल्यू गिवन है। तो हमें एक इक्वेशन ऐसी बनानी पड़ेगी जहाँ पे डी बी अपॉन डी टी डी एच अपॉन डी टी का यूज़ हो रहा हो, है ना। तो इक्वेशन कैसे बनाएंगे वो समझो ध्यान से। तो हम कहेंगे कि कर्ण तो है जी हमारा 5, उसका स्क्वायर बराबर होगा बेस का स्क्वायर जमा में आधार का स्क्वायर। ठीक है। आप कभी चलेंगे सर बेस की वैल्यू क्यों नहीं रखी, यहाँ पे हाइट की वैल्यू क्यों नहीं रखी। भैया नहीं रखनी है। क्यों नहीं रखनी है? क्योंकि भैया मुझे डी बी अपॉन डी टी डी एच अपॉन डी टी लेके आना है, इसलिए मैंने यहाँ पे बेस और आधार की वैल्यू नहीं रखी, बेस और ऊंचाई की वैल्यू नहीं रखी। समझे? अगर मैं चाहूँ तो बेस और ऊंचाई की वैल्यू रख सकता हूँ, लेकिन मैं जानबूझ के नहीं रख रहा। क्यों? क्योंकि मुझे एक इक्वेशन तैयार करनी है भैया, और ऐसी इक्वेशन तैयार करनी है जब मैं दोनों तरफ डेरिवेटिव लूंगा इस इक्वेशन के, तो डी बी अपॉन डी टी डी एच अपॉन डी टी निकल के आए वहाँ से, तभी तो हम इसकी वैल्यू निकाल पाएंगे, नहीं तो इसकी वैल्यू निकलेगी कैसे। समझ रहे? इसलिए मैंने इनकी वैल्यू नहीं रखी भैया। समझ में आया? तो अब करते हैं इसको सॉल्व। कैसे सॉल्व करेंगे वो समझो। तो सबसे पहले आप एक काम करो, जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है कि 5 मीटर लिखा है, यहाँ पे 4 मीटर लिखा है, यहाँ पे 3 मीटर लिखा है। तो आप एक काम करो, इस ये जो रफ्तार है ना, इसको भी मीटर पर सेकंड के अंदर बदल दो। जैसे यहाँ पे 2 सेंटीमीटर पर सेकंड लिखा है ना, इसको मीटर पर सेकंड के अंदर बदल दो। नहीं बदलोगे तब भी आपको कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन बदल लोगे तो ठीक रहेगा, है ना। तो इसको मैंने मीटर पर सेकंड के अंदर बदल दिया। अब करते हैं इसको सोल्व फटाफट से। तो डी बी अपॉन डी टी डी एच अपॉन टी टी ये लेके आना अपने को। तो एक काम करते हैं, दोनों तरफ टी के सापेक्ष अवकलन करते हैं। दोनों तरफ टी के सापेक्ष अवकलन करते हैं। तो ये तो अंक है, इसका डेरिवेटिव तो शून्य हो जाएगा। इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, पावर डाउन वन लेस और डी बी अपॉन डी टी, है ना। और इसका डेरिवेटिव पावर डाउन वन लेस डी एच अपॉन डी टी। समझ रहे? अब वैल्यू पुट कर दो फटाफट से, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 0 बराबर। तो मुझे बताओ कि इस बी की वैल्यू कितनी है। तो आपका आंसर बी की वैल्यू है 4 मीटर, है ना। लिख दो फिर आगे। तो हो जाएगा 4 दूनी 8 गुणा डी बी अपॉन डी टी की वैल्यू कितनी है, ये जी 2/100। ठीक है ना। प्लस में 2 गुणा एच, एच की वैल्यू कितनी है, एच की वैल्यू जी 3 मीटर।
ठीक है, तो 3 दूनी 6 है ना, और डी एच अपॉन डी टी की वैल्यू अपने को लेके आनी है। तो कुछ ऐसा ऐसा हो गया, बस यहाँ से आपके पास डी एच अपॉन डी टी की वैल्यू आ गई और वही हमें चाहिए थी भैया। कितना आसानी से निकल गया। तो इसको काटा पिटाई कर लेते हैं एक बार। तो ये जाएगा 50 पे, और कुछ कट रहा है, 2 चौका 8, 25 पे, तो हमारा आंसर आ जाएगा -4/25। अब ये 6 ऊपर है, ये आएगा नीचे ऐसे, समझे, बराबर डी एच अपॉन डी टी। तो इस तरीके से हमारे पास डी एच अपॉन डी टी की वैल्यू आ गई। डी एच अपॉन डी टी की वैल्यू कब, जब एच की वैल्यू 3 हो और बेस की वैल्यू 4 हो तब। ठीक है ना, ये हमारे पास निकल के आ गया। बस इसको सॉल्व कर लो, थोड़ा सा करते हैं। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा -4/25 छिक्का कितना होता है, 25 का 150 है ना। अब इसके साथ यूनिट चिपका देना। अब हाइट किस यूनिट में दी हुई थी, मीटर में, और टाइम सेकंड में। तो ये हमारे पास आंसर आ गया भैया। समझ रहे हैं, इतना सिंपल सा था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर है। ठीक है, अब अगर आप ध्यान से देखें तो क्वेश्चन में जो ये आधार बढ़ रहा था उसकी यूनिट थी सेंटीमीटर पर सेकंड। तो ये जो ऊंचाई कम हो रही है इसकी यूनिट को भी हमें सेंटीमीटर पर सेकंड में लिखना चाहिए। अगर आप यहाँ तक लिख देंगे तब कोई दिक्कत नहीं है, नंबर कोई नहीं काटता। लेकिन चूंकि क्वेश्चन में जो आधार था वो सेंटीमीटर पर सेकंड की रफ्तार से बढ़ रहा था, तो ऊंचाई जो है उसको भी हमें सेंटीमीटर पर सेकंड की रफ्तार से नीचे कम होती हुई दिखानी पड़ेगी। तो इसको मैं सेंटीमीटर पर सेकंड के अंदर बदल देता हूँ। कैसे, 100 से गुना कर देंगे, अपना बदल जाएगा भैया, है ना। -4/150 गुना 100 कर देना, अपने आप सेंटीमीटर पर सेकंड के अंदर बदल जाएगा। तो जब आप 100 से गुना करेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा जी हमारे पास, करना तो 0 से 0 कट गया, है ना। 5 दूनी 10, 5 3 15, यानी कि हमारे पास आंसर आ गया जी हमारे पास -8/3 सेंटीमीटर पर सेकंड की रफ्तार से हाइट जो है हमारी कम हो रही है जब आधार 4 है और ऊंचाई 3 है। ये हमारे पास आंसर आ गया बेटा। अब इसी बात को आप कह दीजिए, आप कह दीजिए अतः जब हाइट 3 है ऊंचाई 4 है तो उस दौरान, जब हाइट 3 है ऊंचाई 4 है तो उस दौरान जो ऊंचाई है वो किस रफ्तार से घट रही है, वो 8/3 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से घट रही है। समझे, तो इस तरीके से हमने सॉल्व करना था। अब ये वाला क्वेश्चन देखो भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या क्या कि एक वक्र है जिसकी इक्वेशन है 6y = x³ + 2, है ना। इस वक्र पर हमें वो पॉइंट ढूंढने हैं जहां पर x निर्देशांक की तुलना में y निर्देशांक 8 गुना तेजी से बदल रहा है। समझ रहे हैं, मतलब समझो, ये कोई एक आकृति है, मान लो कि इसकी आकृति कुछ ऐसे बन गई। अब हमें इस आकृति में ऐसे पॉइंट्स ढूंढने हैं जहां पर x निर्देशांक की तुलना में y निर्देशांक 8 गुना तेजी से बदल रहा है। मतलब कि अगर मैं x में हल्का सा चेंज करूंगा ना तो उस हल्के से चेंज का 8 गुना चेंज उस y निर्देशांक में हो रहा होगा। हमें ऐसे पॉइंट्स ढूंढने हैं, ठीक है। तो कैसे ढूंढेंगे वो समझो आप, ठीक है ना। इसका मैं मतलब आपको समझाऊंगा भी, जियोजेब्रा में करके भी दिखाऊंगा इसको प्रैक्टिकल। लेकिन पहले इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे वो दिखा देता हूँ। तो हम क्या कहेंगे, हम ऐसे पॉइंट्स को मान लेंगे। माना वो जो पॉइंट है जिसकी ये बात कर रहा है, जहाँ पे जो y कोऑर्डिनेट है वो x कोऑर्डिनेट के कंपैरिजन में 8 गुना तेजी से बदल रहा है, उस पॉइंट को मैंने x1 y1 मान लिया। ठीक है, माना x1 y1 वह बिंदु है, वह बिंदु है जहाँ जहाँ अगर मैं x1 में हल्का सा चेंज करूँगा तो उस हल्के से चेंज का 8 गुना चेंज y1 में हो रहा होगा, है ना। ये तो चीज़ यहाँ पे लिखी है, ये जो चीज़ यहाँ पे लिखी है इसका क्या मतलब है कि अगर आप x1 में हल्का सा चेंज करेंगे तो उस हल्के से चेंज का 8 गुना चेंज y1 में हो रहा होगा। अब इसी बात को अगर मैं मैथमेटिकली लिखना चाहूँ तो ऐसे तो लिखूंगा, तो इसको मैंने ऐसे लिख दिया। समझ में आ गई। और मुझे क्या गिवन है, मुझे इस वक्र की इक्वेशन गिवन है ना। वक्र का समीकरण गिवन है। वक्र का समीकरण क्या है, यह जो हमारे पास 6y = x³ + 2, है ना। अब चूंकि ये जो पॉइंट है वो इस वक्र पे है तो इसका मतलब ये जो पॉइंट है वो इस वक्र की इक्वेशन को संतुष्ट करेगा। तो इसी बात को आप कह दीजिए, हम कहेंगे चूंकि चूंकि x1 y1 वक्र पर स्थित है तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारे पास जो इक्वेशन बन के आएगी वो कुछ इस तरीके की बन के आएगी। ठीक है,
अच्छा जी, मुझे x1 y1 की वैल्यू चाहिए, कैसे निकालूंगा? तो आप कहेंगे सर आपको ये चीज़ गिवन है ना, इसका इस्तेमाल करते हैं। तो एक काम करते हैं, दोनों तरफ x1 के सापेक्ष अवकलन कर देता हूँ, ठीक है ना। यहाँ पे लिखेंगे दोनों तरफ x1 के सापेक्ष अवकलन करने पर करना, तो ये हो जाएगा जी हमारे पास 6 dy1 अपॉन dx1 बराबर x1 के क्यूब का डेरिवेटिव बताओ, पावर डाउन 1 लेस, और इस x1 का वापस से डेरिवेटिव करना पड़ेगा x1 के सापेक्ष। तो x1 का अगर आप x1 के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो 1 आएगा, उसको लिखने की जरूरत है नहीं, और 2 का तो डेरिवेटिव वैसे शून्य होगा, तो उसको भी लिखने की जरूरत नहीं है। अब मुझे बताओ कि क्या मुझे dy1 अपॉन dx1 की वैल्यू पता है? आपको इसे बिल्कुल पता है, क्या वैल्यू है? 8। तो इसकी जगह 8 ले देता हूँ, आ जाएगा 8 का 48 बराबर 3x1 का स्क्वायर, है ना। 3 को नीचे लेके आते हैं, 3 को जब मैं नीचे लेके आऊँगा तो कितने पे कटेगा? ये 16 पे कटेगा। यानी कि यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि x1 की वैल्यू क्या आ गई? +-4 आ गई, ठीक है। अब x1 की वैल्यू को 4 रखते हैं एक बार, किसके अंदर रखें? आप कहेंगे सर x1 की वैल्यू को 4 आप इसके अंदर रखिए, तभी आपको y1 की वैल्यू मिलेगी। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेता हूँ इसको, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कहता हूँ x बराबर +-4 समीकरण 1 में रखने पर, तो जब मैं x1 की वैल्यू +4 यहाँ पे रखूँगा तो मेरे को y1 की वैल्यू क्या मिलेगी? आपके सर जब +4 आप यहाँ पे रखेंगे, सोल्व करेंगे तो y1 की आपको y1 की वैल्यू मिलेगी आपको 11, करके देख लेना, 11 मिलेगी। और जब आप x1 की वैल्यू -4 यहाँ पे रखेंगे तो y1 की वैल्यू आपको क्या मिलेगी? आपको मिलेगी -31/2। चेक करता हूँ, मैंने निकाला हुआ है ना पहले, -31/3 मिलेगी बेटा, ठीक है ना। मैं निकाल के नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि आपका टाइम वेस्ट हो खामखा, इसलिए मैं पहले से निकाल के रखा हूँ, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि 4,11 और -4,-31/3, ये ऐसे दो पॉइंट हैं जहाँ पर x अक्ष के कंपैरिजन में y अक्ष, x निर्देशांक के कंपैरिजन में y निर्देशांक जो है वो 8 गुना तेजी से बदल रहा है, समझ रहे हैं? तो आप क्या दीजिएगा, अतः 4,11 और -4,-31/3 ऐसे बिंदु हैं जहाँ x निर्देशांक के कंपैरिजन में y निर्देशांक 8 गुना तेजी से बदल रहा है। 8 गुना तेजी से बदल रहा है या फिर 8 गुना की दर से बदल रहा है, ऐसे भी कह सकते हो, ठीक है ना। अब कई बच्चों को यहाँ पे डाउट ही होगा कि सर यहाँ पे 8 गुना कहाँ है ना, यहाँ पे तो 4 यहाँ लिखा है, यहाँ पे 11 लिखा है, 8 गुना कहाँ है सर जी? तो भैया 8 गुना तेजी से बदल रहा है, इसका ये मतलब थोड़ी है कि भैया 8 गुना होंगे, है ना। इसका ये मतलब नहीं है बेटा। 8 गुना तेजी से बदल रहा है, इसका ये मतलब है कि अगर मैं 4 की बजाय 4.00001 लिख दूंगा तो 4.00001 लिखने पर यहाँ पे 11 जो है ना वो बन जाएगा 11.00008, समझ रहे हो? हल्का सा चेंज करोगे ना एक्स के अंदर तो वाई में 8 गुना चेंज हो रहा होगा उस हल्के से चेंज का, समझ रहे हो? इसका ये मतलब है। सेम चीज़ के साथ है। अब मैं इसी बात को आपको जियोजेब्रा भी दिखाता हूँ, लेकिन उससे पहले एक बार रिकैप कर देता हूँ कि हुआ क्या इसके अंदर। देखिए, हमसे कहा था कि इस ग्राफ में ऐसे पॉइंट्स बताओ जहाँ पर अगर मैं एक्स अक्ष में हल्का सा चेंज करूँ तो उस हल्के से चेंज का 8 गुना चेंज वाई निर्देशांक में हो रहा हो, ठीक है। तो हमने कहा कि भाई ऐसे पॉइंट्स को मैं x1 y1 मान रहा हूँ। अब क्वेश्चन में मुझे क्या लिखा था कि अगर मैं x1 में हल्का सा चेंज करूँ तो उस हल्के से चेंज का 8 गुना चेंज y1 में हो रहा हो, है ना। तो इस बेसिकली उसको मैंने मैथमेटिकली चेंज किया तो उसका मतलब यही निकल के आया। जब मैं इसी बात को मैथमेटिक्स में चेंज करूँ तो ऐसे तो होगा, ठीक है। अब चूंकि ये जो पॉइंट है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा तो इस पॉइंट को इस इक्वेशन में ढाल दिया तो कुछ ऐसा इक्वेशन बन के आ गया हमारे पास, है ना। अब क्वेश्चन में मुझे गिवन था dy अपॉन dx1, है ना। तो मैंने क्या किया, दोनों तरफ x1 के सापेक्ष अवकलन कर दिया, तो वहाँ से dy अपॉन dx1 बन गया। सोल्व किया तो वहाँ से x1 की वैल्यू आ गई, फिर y1 की वैल्यू आ गई। तो हमें ऐसे दो पॉइंट्स मिल गए, ये ऐसे दो पॉइंट्स है जहाँ पर अगर मैं x में हल्का सा चेंज करूँगा ना तो उस हल्के से चेंज का 8 गुना चेंज y1 उस हल्के से चेंज का 8 गुना चेंज y निर्देशांक में हो रहा होगा, ठीक है ना। अब मैं इसी बात को आपको प्रूफ भी करके दिखा देता हूँ जियोजेब्रा पे, ठीक है। चलो जियोजेब्रा की तरफ, मैंने इस इक्वेशन को जियोजेब्रा के अंदर ढाला, जियोजेब्रा ने मुझे कुछ ऐसा ग्राफ बना के दे दिया। अब क्वेश्चन वाला हमसे ये बोला था इस ग्राफ में ऐसे पॉइंट्स ढूंढो जहां पर ग्राफ एक्स अक्ष में हल्का सा चेंज करो, एक्स निर्देशांक भी हल्का सा चेंज करो तो वाई निर्देशांक में 8 गुना चेंज हो रहा हो, ठीक है ना। तो ऐसे पॉइंट्स हमारे पास कौन सा है, एक तो आया 4,11, तो एक काम करते हैं 4,11 को यहाँ पे प्लॉट करते हैं, ठीक है। तो प्लॉट करने के लिए आप यहाँ पे इनपुट पे क्लिक करिए
और यहाँ पे लिख दीजिए 4,11 ब्रैकेट में, अपने आप ये प्लॉट कर देगा। ठीक है ना, ये कहाँ गया, देखो ये प्लॉट कर दिया इसने। ठीक है, ठीक है। अब ये एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर अगर आप एक्स में हल्का सा चेंज करोगे ना, इस एक्स निर्देशांक में हल्का सा चेंज करोगे तो वाई निर्देशांक में 8 गुना चेंज हो रहा होगा, है ना। अब यहाँ पे करके देखते हैं। तो एक काम करते हैं, एक पॉइंट और लेता हूँ जो कि इसके बिल्कुल पास लूँगा। तो एक पॉइंट मैं और प्लॉट कर देता हूँ यहाँ पे, है ना। इस पॉइंट को इसके बिल्कुल पास लेके आता हूँ, है ना, हद से ज़्यादा पास। तो यहाँ पर मैंने इस दूसरे पॉइंट को बिल्कुल इसके पास में ला दिया। आपको वैसे दिख नहीं रहा होगा दूसरा पॉइंट, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा पास में ला दिया। तो आप यहाँ पे नोटिस कर सकते हैं, जैसे ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 4,11, मैंने इस 4 में हल्का सा चेंज किया, है ना। हल्का सा चेंज होता है 0.00001, लेकिन यहाँ पे इतना हो नहीं पाया, यहाँ पे सिर्फ थोड़ा सा ज़्यादा ही हो पाया। मैंने जैसे इसमें यहाँ पे पॉइंट चेंज कर दिया 0.00015, इतना चेंज कर दिया, है ना। तो क्वेश्चन में क्या कहा था कि अगर आप एक्स अक्ष में हल्का सा चेंज करोगे ना, एक्स निर्देशांक में हल्का सा चेंज करोगे तो वाई निर्देशांक में 8 गुना चेंज हो रहा होगा। तो आप यहाँ पे देख भी सकते हैं कि 8 गुना चेंज हो रहा है। देखिए यहाँ पे मैंने कितना चेंज किया, 0.00015। अगर आप इसका 8 गुना करेंगे तो 15 कितना होता है, 15 पंजे 75, 15 छके 90, 15 सत्ता 105, 15 120, है ना। तो वाई निर्देशांक जो है उसमें कितने का चेंज हो रहा होगा, लगभग 0.00120 का। अब यहाँ पे देख भी सकते हैं इतना ही चेंज हो रहा है, लगभग, है ना। भाई अगर जितना जितना हल्का सा चेंज करोगे ना, उस हल्के से चेंज का 8 गुना चेंज वाई निर्देशांक में हो रहा होगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इतना हो रहा है, समझ रहे हैं। और दूसरे पॉइंट में भी आप इसी चीज़ को सेम वेरीफाई कर सकते हैं, है ना। हल्का सा चेंज करना, ये चीज़ का ध्यान रखना, समझ में आई मेरी बात। तो इस चीज़ को हमने यहाँ पे वेरीफाई भी कर दिया। क्वेश्चन समझ में आया क्या? क्वेश्चन यही कहना चाह रहा था कि इस ग्राफ पे ऐसे पॉइंट ढूंढो जहां पे अगर आप एक्स निर्देशांक में हल्का से चेंज करें तो उस हल्के से चेंज का 8 गुना चेंज वाई निर्देशांक में हो रहा हो। तो ऐसे 2 पॉइंट्स निकल के आए, एक तो 4,11 और एक दूसरा मान निकल के आया था, वो क्या था हमारा -4,-31/3, यही था ना शायद। तो 2 पॉइंट्स ये निकल के आ गए, समझ में आ गई। तो ये इसका मतलब था। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये आसान सा ही है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। क्या क्या कि हवा के एक बुलबुले की त्रिज्या 1/2 सेंटीमीटर पर सेकंड की रफ्तार से बढ़ रही है। यानी कि आपको डेरिवेटिव दे दिया है ना। किस चीज़ का डेरिवेटिव दिया है, त्रिज्या का टाइम के सापेक्ष, यानी कि dr/dt, रेडियस का टाइम के सापेक्ष डेरिवेटिव दिया है 1/2 सेंटीमीटर पर सेकंड। ये हमें गिवन है। हमें क्या करना है, बुलबुले के आयतन का डेरिवेटिव ज्ञात करना है, यानी कि dv/dt ज्ञात करना है जब त्रिज्या 1 हो। तो इस टाइप का तो क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, तो वापस से कर देते हैं। कैसे करेंगे, तो आप कहेंगे सर वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा देते हैं, है ना। तो बुलबुला किस शेप का होता है, गोले की शेप का होता है। गोले के आयतन का सूत्र बताओ, गोले के आयतन का सूत्र होता है 4/3 पाई r³, है ना। गोले के आयतन को मैं बोल रहा हूँ v बराबर 4/3 पाई r³। दोनों तरफ किसके सापेक्ष अवकलन करूँ, आप कहेंगे सर t के सापेक्ष करिए, तभी तो जो निकालना है वो निकलेगा ना। तो दोनों तरफ t के सापेक्ष अवकलन करने पर तो हो जाएगा dv/dt बराबर, यहाँ पे 4/3 पाई जो है वो एक अंक है, उसको बाहर फेंक दो। अब r³ का आप डेरिवेटिव ज्ञात करो, पावर डाउन 1 लेस, इस r का वापस से डेरिवेटिव ज्ञात करना पड़ेगा t के सापेक्ष, यानी कि कुछ ऐसे। अब मुझे बताओ कि क्या मुझे dr/dt की वैल्यू पता है, आपको उसे बिल्कुल पता है, लिख दो ठाके। तो dv/dt बराबर हो जाएगा 4/3 पाई 3r² गुणा में dr/dt की वैल्यू क्या है, आप कहेंगे सर 1/2 है, तो 1/2 लिख दो, काटा पिटाई करो, 3 से 3 कट गया, 2 दूनी 4, है ना। तो dv/dt जब r की वैल्यू क्या हो, r की वैल्यू हो जी 1, इसकी वैल्यू निकालनी थी ना। तो यहाँ पर जहाँ r लिखा है वहाँ पे 1 लिख दो, आपका आंसर आ जाएगा। यह आ जाएगा 2 पाई, इसकी यूनिट भी लिखनी पड़ेगी। तो वॉल्यूम की यूनिट होती है सेंटीमीटर क्यूब और टाइम की सेकंड। क्वेश्चन में यही दे रखा था ना, तो हमारे पास आंसर आ गया। कहने का मतलब ये है कि भैया जो वॉल्यूम है r बराबर 1 में जब त्रिज्या 1 होगी ना, तो उस दौरान वॉल्यूम जो है वो इस रफ्तार से बढ़ रही होगी, इसका ये मतलब है। तो उसी बात को आप कह दीजिए, आप कह दीजिए अतः, या फिर कह लो यहाँ r बराबर 1 पर जो वॉल्यूम है वो किस रफ्तार से बढ़ रहा है, वो हमारा इस रफ्तार से बढ़ रहा है। सिंपल। समझ में आ गई। तो इस तरीके से हमें करना था, ये तो बिल्कुल सिंपल ही था, इसमें तो कुछ दिक्कत थी नहीं। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब ये वाला क्वेश्चन देखो बेटा, क्या क्या रखा है कि एक गुब्बारा है, एक गुब्बारा है जो गोले की शेप का है,
इसका जो व्यास है ना वो ये है। हमें x के सापेक्ष आयतन के परिवर्तन की दर ज्ञात करनी है। समझो, हमें गिवन क्या है, हमें गोले का व्यास गिवन है भैया, कितना, 3/2, 2x+1। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी त्रिज्या ज्ञात कर लेते हैं, यानी कि r ज्ञात कर लेते हैं। ये हो जाएगी इसका हाफ, जब इसका हाफ करोगे तो हो जाएगा 3/4, 2x+1। ठीक है, हमें क्या ज्ञात करना है, हमें x के सापेक्ष आयतन के परिवर्तन की दर ज्ञात करनी है। परिवर्तन की दर मतलब डेरिवेटिव, है ना। तो हमें ज्ञात करना है dv/dx, ये अपने को ज्ञात करना है बेटा। समझ में आई? अब कैसे ज्ञात करेंगे वो समझो। तो आप कौन सा आयतन का फॉर्मूला लगाइए। तो मुझे बताइए गोले के आयतन का सूत्र क्या होता है। गोले का आयतन का सूत्र क्या होता है, तो आप कहेंगे सर कल लिखवाया था, 4/3 पाई r³। ठीक है, अब जो r है वो इसके बराबर है, तो एक काम करते हैं, r की जगह मैं ये वैल्यू पुट कर देता हूँ। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 4/3 पाई, r की जगह क्या वैल्यू पुट कर देंगे, ये वाली 3/4 इंटू 2x+1 का क्यूब, ऐसे। ठीक है, अब इसको सोल्व करते हैं भैया, है ना। तो इसको खोलो, नीचे लेके जा रहा हूँ थोड़ा सा। तो एक काम करता हूँ, गोले का जो आयतन है उसको वॉल्यूम यानी कि v से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। तो ये हो जाएगा हमारा 4/3 पाई। अब कई बच्चे क्या करते हैं, इस 4 से ये 4 काट देते हैं। ऐसे नहीं काटना भाई, पहले क्यूब खोलना है, उसके बाद काटे पिटाई होगी। तो 3 का क्यूब क्या होता है, 3×3 = 9, 9×3 = 27। और 4 का क्यूब, 4×4 = 16, 16×4 = 64। ठीक है, अच्छा a+b का क्यूब कर लो, या फिर सिंपल इसको ऐसे लिख दो, इसको तो सिंपल लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब काटा पिटाई करो, तो 3 × 27, है ना, 4 × 4 और 4 × 24, है ना, ऐसे कट जाएगा, कुछ और तो कटेगा नहीं यहाँ पे। तो हमारे पास फाइनली आ गया v बराबर 9/16 पाई 2x+1 का होल क्यूब। मुझे क्या निकालना है, मुझे dv/dx निकालना है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करना पड़ेगा। कर देते हैं, दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अगर मैं दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करूंगा तो हो जाएगा dv/dx बराबर, यहाँ पे अंक कौन सा है, 9/16 पाई, इसको बाहर निकाल लिया। अब इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं, तो पावर डाउन 1 लेस, और इसका समथिंग की पावर का डेरिवेटिव क्या होता है, पावर डाउन 1 लेस, और इस समथिंग का, इसको अपन समथिंग बोल रहे हैं, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 2। समझे? तो ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया। dx क्या आ जाएगा, जब आप इसको सोल्व करेंगे तो 2 से ये 16 कट गया 8 पे, ये हो जाएगा 27/8 इंटू 2x+1 का स्क्वायर। तो ये हमारे पास dv/dx आ गया बेटा। ठीक है ना, इसके साथ यूनिट लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में कोई यूनिट दे नहीं रखी थी। यहाँ पे कुछ सेंटीमीटर मीटर कुछ दे नहीं लिखा था, अगर कुछ दे रखा होता तो उसके अकॉर्डिंग अपन यूनिट लगाते हैं ना। अब कुछ दे नहीं रखा तो आप सिंपल इतना करके छोड़ सकते हैं। तो ये आपका आंसर आ गया बेटा। आई होप सबको समझ में आ गया होगा, आसान सा ही था। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब ये वाला क्वेश्चन देखो भाई, क्या कि एक पाइप है, उससे रेत जो है वो इस रफ्तार से गिर रही है ना। आपको दर दे दिया, दर माने डेरिवेटिव, किस चीज़ का डेरिवेटिव, आपके आंसर वॉल्यूम का समय के सापेक्ष, वॉल्यूम का टाइम के सापेक्ष डेरिवेटिव दे दिया, कितना, 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक है, ये जो रेत गिर रही है ना, ये शंकु बना रही है, जिसकी ऊंचाई जो है वो आधार की त्रिज्या का छठा भाग है। इनकी जो ऊंचाई है वो त्रिज्या का छठा भाग है, यानी कि 1/6 ऑफ आर है। ये हमें गिवन है। रेत से बने इस शंकु की ऊंचाई किस दर से बढ़ रही है, यानी कि अपने को ऊंचाई का डेरिवेटिव ज्ञात करना है। ऊंचाई का डेरिवेटिव ज्ञात करना है, किसके सापेक्ष ज्ञात करना है वो हमें दे नहीं रखा। तो अगर हमें ये नहीं दे रखा होता तो हम समय के सापेक्ष कर देते हैं। तो हमें ये ज्ञात करना है बेटा, ये गिवन है और हमें ये ज्ञात करना है। ठीक है, और ये कब ज्ञात करना है, जब ऊंचाई 4 हो, जब ऊंचाई जो है वो 4 हो। तो ये गिवन है बेटा और हमें ये चीज़ ज्ञात करनी है। अब कैसे ज्ञात करेंगे वो समझो। देखो, तो ऊंचाई का कोई डायरेक्टली फॉर्मूला तो होता नहीं है, तो मुझे यहाँ पे आयतन का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। अब शंकु के आयतन का फॉर्मूला बताओ, शंकु के आयतन का फॉर्मूला। तो आप कहेंगे सर शंकु के आयतन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई r² h। तो ये हो जाएगा v बराबर 1/3 पाई
इस आर को मैं एच के अंदर बदल देता हूँ, क्योंकि मुझे डी एच अपॉन डी टी निकालना है ना, इसलिए। अगर मान लो डी आर अपॉन डी टी निकालना होता तो इस एच को आर के अंदर बदल देता। यहाँ पर सेम बनाना है, बस सीधी बात ये है। तो इस आर को मैं एच के अंदर बदलना चाह रहा हूँ, कैसे बदलूंगा? आपका आंसर यहाँ से बदलेंगे। तो अगर मैं इस आर को लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ 6H, 6 को वहाँ पे भेजेंगे तो ऐसा ही होगा। तो इस आर को मैं लिख दिया 6H, तो कुछ ऐसा हो गया। रीजन लिख देना, कह देना कि समीकरण नंबर 1 से, ऐसे कह देना। समझ में आ गई? क्यों बदला समझ में आया? क्योंकि अपने को डी एच अपॉन डी टी निकालना है ना, इसलिए मैंने यहाँ पे साइज का एच एच कर दिया। अब बस इसको सोल्व कर लो, आपका आंसर आ गया। a/3 बराबर, सॉरी v बराबर 1/3 पाई 36H3। तो ये हो जाएगा हमारे पास 12H3 पाई, है ना। अच्छा जी, ये कुछ ऐसा हो गया। अब दोनों तरफ अपन टी के सापेक्ष डेरिवेटिव ले लेंगे। टी के सापेक्ष क्यों? क्योंकि मुझे डी एच अपॉन डी टी निकालना है, इसलिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा डी वी अपॉन डी टी बराबर 12 पाई, तो कॉन्स्टेंट टर्म उसको बाहर फेंक दो। H3 का डेरिवेटिव लोगे तो 3H2 डी एच अपॉन डी टी, है ना। यहाँ से डी एच अपॉन डी टी की वैल्यू को अकेला कर लो, तो डी वी अपॉन डी टी की वैल्यू कितनी है? आप कहेंगे सर डी वी अपॉन डी टी की वैल्यू है 12, तो वैल्यू पुट कर देते हैं 12, और इसको ले आते हैं नीचे, है ना। 12 पाई 3H2, इसको नीचे ले आया, बराबर है डी एच अपॉन डी टी। समझे? अब 12 से 12 कट गया, और तो कुछ कट नहीं रहा, तो हो जाएगा 1/3 पाई H2 बराबर डी एच अपॉन डी टी। अब डी एच अपॉन डी टी की वैल्यू कब निकालनी है? डी एच अपॉन डी टी की वैल्यू तब निकालनी है जब H 4 हो। तो यहाँ पे डी एच अपॉन डी टी में जहाँ जहाँ H है वहाँ वहाँ 4 लिख दो, आपका आंसर आ गया। तो हो जाएगा 1/3 पाई 4 का स्क्वायर बराबर डी एच अपॉन डी टी जब H बराबर 4 हो। ठीक है, इसके साथ यूनिट चिपका देना। अब हाइट की यूनिट क्या होगी? सेंटीमीटर होगी, और टाइम की सेकंड, तो सेंटीमीटर पर सेकंड चिपका देना इसके साथ, है ना। हाइट यहाँ पे सेंटीमीटर में दे रखा होगा सब कुछ। बिल्कुल सर जी, ये देखो हाइट सेंटीमीटर में दे रखी है। इसकी यूनिट क्या है उससे हमें मतलब नहीं है, हमें हाइट की यूनिट क्या है उससे मतलब है। ठीक है, तो हाइट की यूनिट सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर पर सेकंड इसकी यूनिट होगी। थोड़ा सा और सोल्व कर देते हैं। 1/4 का स्क्वायर 16, 16 तिया 16 32 16 48, तो हमारा आंसर आ जाएगा जी ये। कहने का मतलब ये है कि जब इस शंकु की हाइट 4 है ना, तो उस दौरान हाइट जो है वो इस रफ्तार से बढ़ रही है, क्योंकि पॉजिटिव है इसलिए। समझ में आ गई? इसी बात को लिख दीजिए, आप कह दीजिए अतः जो ऊंचाई है वो h बराबर 4 पर इस रफ्तार से बढ़ रही है। बस हो गया, आसान सा ही था, कोई मुश्किल नहीं था, है ना। बस आपको दो चीज़ें ध्यान रखनी है कि भाई आपको गिवन क्या है और आपको निकालना क्या है। जैसे आप ये पता कर लेंगे ना, क्वेश्चन में से ये इन्फॉर्मेशन निकाल लेंगे, तो सारे के सारे क्वेश्चन आपके बहुत आसानी से बन जाएंगे, कोई दिक्कत आएगी नहीं। समझ में आ गई? अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब ये वाला क्वेश्चन देखो भाई, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है वो कॉमर्स वाले बच्चों के लिए ज़्यादा मायने रखता है, साइंस के लिए तो कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं ये क्वेश्चन। देखो क्या क्या कि एक वस्तु है जिसकी x इकाइयों के उत्पादन से संबंध कुल लागत cx जो है वो कुछ इस तरीके से है। मतलब समझो, यहाँ पे आपको एक इक्वेशन दे रखी है, इस इक्वेशन में अगर आप x की जगह मान लो 1 डालोगे तो आपको ये बता देगा कि एक चीज़ बनाने में कितनी कॉस्ट लगती है, कितनी लागत लगती है। 2 डालोगे तो आपको ये बता देगा कि 2 चीज़ बनाने में कितनी लागत लगती है। 3 चीज़ें डालोगे तो ये बता देगा कि 3 चीज़ बनाने में कितनी लागत लगती है। ठीक है, तो हमसे बोला है कि सीमांत लागत ज्ञात करिए। अब ये सीमांत लागत क्या चीज़ होती है वो समझ लो। सीमांत लागत लागत का उत्पादन के सापेक्ष अवकलन होता है, बस इस चीज़ को ध्यान रखें। सीमांत लागत क्या है? लागत का यानी कॉस्ट का, जितनी चीज़ बनी है, यानी कि अगर एक्स चीज़ बनी है तो कॉस्ट का एक्स के सापेक्ष अवकलन होगा, ऐसे समझो। ठीक है, इसमें ज़्यादा डीप मत जाओ क्योंकि कॉमर्स का टॉपिक है भाई। अगर मान लो कि साइंस रिलेटेड होता तो मैं आपको समझाता कि भाई क्या चीज़ है क्या नहीं है। अभी कॉमर्स रिलेटेड है, अब इसमें टेक्निकल टर्म्स बहुत सारी हैं, तुम सारी की सारी कॉमर्स तो पढ़ नहीं सकते, है ना। तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, प्रॉफिट लॉस इन चीज़ों के बारे में जानना पड़ेगा, फिर तुम्हें समझ में आएगा सीमांत लागत क्या चीज़ है। तो इतना डीपली अपने को नहीं जाना है, सिंपल आप याद रखें कि सीमांत लागत क्या होता है? लागत का जितनी चीज़ बनी है उसके सापेक्ष अवकलन होता है। ठीक है, तो बस इस चीज़ को ध्यान रखो। तो अपने को डी सी अपॉन डी एक्स ज्ञात करना है, जहाँ पे एक्स की वैल्यू 17 है। सीधी सी बात ये है। ठीक है, ये अपने को ज्ञात करना है बेटा, और अपने को गिवन क्या है, ये चीज़ हमें गिवन है, तो हम इसी का इस्तेमाल करेंगे।
अब लिखेंगे कैसे वो समझ लो। देखो मैं इस क्वेश्चन में ज़्यादा डीपली इसलिए नहीं जा रहा हूँ क्योंकि कॉमर्स वाले बच्चों के लिए ज़्यादा डीपली जाने की जरूरत है। अब सारे बच्चे कॉमर्स के तो हैं ही नहीं, तो इसलिए मैं ज़्यादा डीपली नहीं जा रहा हूँ। ठीक है, तो अपने को ये निकालना है बेटा, और हमें गिवन है ये इक्वेशन अपने को गिवन है। ठीक है, अब कैसे निकालेंगे वो समझ लो, बहुत ही आसानी से निकल जाएगा, कुछ है ही नहीं चक्कर इसके अंदर। देखो ये इक्वेशन अपने को गिवन है, ये निकालना है। तो डी सी अपॉन डी एक्स निकालना है, तो आप क्या काम करेंगे, आप दोनों तरफ एक्स के सापेक्ष अवकलन कर लेंगे। तो हम यहाँ लिख देंगे दोनों तरफ एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो ये हो जाएगा हमारे पास डी सी अपॉन डी एक्स। ठीक है ना, सी ऑफ एक्स को मैंने सी बोल दिया, ऐसे समझो, जैसे एफ ऑफ एक्स को अपन वाई नहीं बोल देते थे, वही सेम चीज़ इसके साथ है। सी ऑफ एक्स को मैंने सी बोल दिया, आप ऐसे समझ लीजिए। ठीक है, आप ये मत समझिएगा कि सी ऑफ एक्स में तो एक्स का डेरिवेटिव करें तो बनोगा, ऐसा कुछ चक्कर नहीं है भैया। सी ऑफ एक्स को मैंने क्या बोल दिया, सी बोल दिया। ठीक है, जैसे एफ ऑफ एक्स को अपन वाई बोल देते थे और फिर डी वाई अपॉन डी एक्स निकलते थे, वही सेम चीज़ के साथ है। तो इसका डेरिवेटिव करेंगे तो ये हो गया भैया, है ना। अब इसका डेरिवेटिव बताओ, आपके साथ पावर डाउन वन लेस, है ना, तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, इसका डेरिवेटिव बताओ, पावर डाउन वन लेस, तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। इसका डेरिवेटिव 15, सोल्व कर लो। तो डी सी अपॉन डी एक्स, जब एक्स की वैल्यू 17 हो तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ 17 लिख दो और इसको सोल्व कर लो फटाफट से, है ना। मैं कैलकुलेटर्स के हिसाब से करूँगा क्योंकि गलती नहीं होगी एक तो, और एक जल्दी आंसर निकल जाएगा। तो बस इसको सोल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा भैया, सीधी सी बात ये है। ठीक है, मैं करके नहीं दिखा रहा हूँ, आप बस इसको सोल्व कर लीजिएगा। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, उसको मैं डायरेक्टली कैलकुलेट करके लिख देता हूँ। आपका आंसर आ जाएगा 20.967 रुपये, रुपये में होगा, वैसी बात है ना। तो आप कह देना कि अतः सीमांत लागत, सीमांत लागत मतलब लागत का जितनी चीज़ बनी है उसके सापेक्ष अवकलन, उसको सीमांत लागत बोलते हैं। तो सीमांत लागत कितनी है, 20.97 रुपये है, लगभग इतनी होगी ना। ठीक है ना, होता क्या है कि अगर ये लास्ट वाला अंक 5 से बड़ा है तो इसको हम यहाँ पे जोड़ लेते हैं। तो आपने 20.97 रुपये भी लिख सकते हैं इसको, या फिर इसको पूरा पूरा ऐसे भी लिख सकते हो, आपके पीछे आंसर इतना देखा होगा, लेकिन आप चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों आंसर सही माने जाएंगे। मैंने बस राउंड ऑफ करके लिख दिया था। तो इस तरीके से हमने सीमांत लागत ज्ञात कर ली बेटा, समझ में आ गई, क्लियर। ठीक है जी, ये वाला क्वेश्चन देखो, पिछले क्वेश्चन जैसा ही है और इसमें भी हम ज़्यादा डीपली नहीं जाएंगे। ठीक है, क्या लिखा है कि भाई एक्स चीज़ों को बेचने से जो आपको टोटल इनकम मिलती है, जो टोटल रेवेन्यू मिलता है, उसकी इक्वेशन आपको दे रखी है। ठीक है, आपको सीमांत आय ज्ञात करना है जब एक्स बराबर 7 हो। सीमांत आय का मतलब क्या होता है, सीमांत आय, आय का, आय को इंग्लिश में बोलते हैं रिवेन्यू, आय का जितनी चीज़ बिकी है, अब कितनी चीज़ बिकी है एक्स, तो सीमांत आय क्या होता है, आय का जितनी चीज़ बिकी है उसके सापेक्ष डेरिवेटिव होता है। तो सीमांत आय अपने को ज्ञात करना है, यानी कि अपने को ये चीज़ ज्ञात करनी है। ठीक है, जब एक्स बराबर 7 हो तो ये हमें ज्ञात करना है, और अपने को क्या दे रखा है, अपने को दे रखा है आर ऑफ एक्स बराबर 13x² प्लस में 26x प्लस में 15। इस आर ऑफ एक्स को मैं आर बोल रहा हूँ। ठीक है ना, आप अगर ये लिख देंगे तब भी ठीक है। तो अपने को ये गिवन है, आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने थोड़ा सा इसको ऐसा लिख दिया। ठीक है, जैसे एफ ऑफ एक्स को वाई मान लेते थे उसके बाद डायरेक्टली करते थे, वैसे मैंने आर ऑफ एक्स को आर मान लिया भैया। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तभी तो हमें जो चीज़ चाहिए वो मिलेगी। तो हो जाएगा डी आर अपॉन डी एक्स बराबर, ये हो जाएगा 26x प्लस में 26। मुझे निकालना है डी आर अपॉन डी एक्स जब एक्स की वैल्यू क्या हो, 7 हो। तो जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ 7 लिख दो, तो जाएगा 26 गुणा 7 जमा 26। सोल्व कर लो। तो जब तुम इसको सोल्व करोगे तो कितना आंसर आएगा, ये आएगा आपका 208। कहने का मतलब कि जो आपकी सीमांत आय है वो 208 रुपये है, बस, है ना। अब इसका क्या मतलब होता है, क्या चीज़ है, वहाँ पे मत जाइए बेटा, क्योंकि अगर वहाँ पे जाएंगे ना तो आपको सारी कॉमर्स पढ़नी पड़ेगी, तो उस चक्कर में जाना ही नहीं है। बस डायरेक्टली आंसर लिखो, आंसर आ गया। अगर ये साइंस की चीज़ होती है ना तो मैं आपको बताता, जरूर बताता, जैसे पिछले क्वेश्चन बताए थे भाई इसका क्या मतलब है,
अब यहाँ पे इसके मतलब में जानने की कोशिश मत करिए, यहाँ पे बस डायरेक्टली आंसर निकलिए और अगले क्वेश्चन पे चलिए। तो बस ऐसे ही था, अगला क्वेश्चन करते हैं। अब ये 17वां क्वेश्चन जो है ना, ये तो बहुत सिंपल से हैं। 17वां 18वां क्या कह रखा है? कह रखा है कि वृत्त की त्रिज्या जो है वो r बराबर 6 सेंटीमीटर पर r के सापेक्ष क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर ज्ञात करें। अच्छा, मतलब समझो, अपने को परिवर्तन की दर ज्ञात करनी है तो डायरेक्टली ज्ञात करना है। किसका? क्षेत्रफल का। किसके सापेक्ष? त्रिज्या के सापेक्ष। कब? जब त्रिज्या 6 हो। ये अपने को ज्ञात करना है ना। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जब त्रिज्या 6 है तो उस दौरान जो एरिया है वो किस रफ्तार से घट या बढ़ रहा है, ये अपने को ज्ञात करना है बेटा। अब कैसे ज्ञात करेंगे वो समझो। तो एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे। तो वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। इसको मैं ए बोल रहा हूँ तो ए बराबर पाई आर स्क्वायर। दोनों तरफ डायरेक्ट कर लेते हैं। किसके सापेक्ष? आर के सापेक्ष। लिख दीजिएगा ये लाइन, ठीक है। तो हो जाएगा पाई 2r। अपने को निकालना है डी ए अपॉन डी आर जब आर की वैल्यू 6 हो, है। तो जहाँ जहाँ आर है वहाँ वहाँ 6 लिख दो, तो हो जाएगा 12 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास आंसर है बेटा, बी ऑप्शन करेक्ट। समझ में आ गई? अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को तो आप खुद ब खुद कर सकते हैं, है ना। वीडियो पॉज करिए, खुद ब खुद ट्राई करिए। मैं डायरेक्टली इसका आंसर निकाल दूंगा, ठीक है। हमें क्या देखा है? हमें गिवन है कि आर ऑफ एक्स जो है वो बराबर है 3x स्क्वायर प्लस में 36x प्लस 5, ठीक है। हमें सीमांत आय ज्ञात करनी है। सीमांत आय का मतलब रिवेन्यू का जितनी चीज़ बिकी है ना। अब जितनी चीज़, कितनी चीज़ बिकी है? एक्स चीज़ बिकी है। तो हमें ये चीज़ ज्ञात करनी है। तो दोनों तरफ एक्स के सापेक्ष अवकलन कर लेंगे, है ना। चाहे तो आप इसको पहले आर लिख लो फिर उसके बाद कर लो, या फिर डायरेक्टली भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों तरफ एक्स के सापेक्ष अवकलन कर लो तो हो जाएगा डी आर अपॉन डी एक्स बराबर, दोनों तरफ एक्स के सापेक्ष अवकलन करो तो डी आर अपॉन डी एक्स हो जाएगा 6x जमा 36। डी आर अपॉन डी एक्स जब एक्स की वैल्यू क्या हो? 15 हो, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? 15 रख दो यहाँ पे। 15 × 90 प्लस 36 यानी कि 126 आ गया। कहने का मतलब कि हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? डी। तो इस तरीके से एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। अब अगली एक्सरसाइज के बेसिक कंसेप्ट के बारे में हम अगले लेक्चर में सीखेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।